नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सामाजिक एवं पारिवारिक कहानियाँ लिखने में मालती जोशी जी की परंपरा का निर्वहन करने वाले लेखक एवं लेखिकाओं में अग्रणी सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, काश मेरी बेटी होती। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। यार, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें बेटी है, शोभा बोली। बेटियां माता पिता का दुख दर्द दिल से महसूस करती हैं। नहीं यार, मत पूछो आजकल की बेटियों के हाल। वे हमारे समय की बेटियां होती थीं जो माता पिता का और विशेषकर माँ का दुख दर्द शिद्दत से महसूस करती थीं। आजकल की बेटियां तो माता पिता का सिरदर्द बनकर बेटों से होड़ लेती प्रतीत होती हैं। तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए कह रही हो। एक बेटी की माँ जयंती शोभा की बात काटते हुए बोली। इस रक्षा का अच्छा है, बहू ले आई है। बेटी तो हर बात पर मुंह तोड़ जवाब देती है, पर बहू तो दिल ही दिल में भले ही बड़बड़ाए पर सामने फिर भी लिहाज करती है, कहना सुन लेती है। आजकल की बहुओं से लिहाज की उम्मीद करना, तौबा तौबा। मुंह से कुछ नहीं बोलेंगी पर हाव भाव व आंखों से बहुत कुछ जता देंगी। रक्षा जयंती का प्रतिवाद करते हुए बोली। जिन बेटियों का तू अभी अभी गुणगान कर रही थी, आखिर वही तो बहुएं बनती हैं। कोई ऊपर से थोड़ी न उतर आती हैं, ऐसा नाक को चने चबवाती हैं आजकल की बहुएं। बस अंदर ही अंदर दिल महसूस कर रह जाओ। बेटे पर ज़्यादा हक भी नहीं जता सकते, नहीं तो बहू उसे माँ का लाडला कहने से नहीं चूकेगी। रक्षा ने दिल की भड़ास निकाली। शोभा दोनों की बातें मुस्कुराती हुई सुन रही थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, अब मैं क्या जानूंगी बेटियां कैसी होती हैं और बहू कैसी। ना मेरी बेटी ना बहू। पता नहीं मेरा नखरेबाज बेटा कब शादी के लिए हाँ बोलेगा, कब मैं लड़की ढूंढने जाऊंगी, कब शादी होगी और कब मेरी बहू होगी। अभी तो कोई सूरत नज़र नहीं आती मेरे सास बनने की। जब तक नहीं आती तब तक मस्ती मार, रक्षा और जयंती हंसते हुए बोली। गोल्डन टाइम चल रहा है तेरा, सुना नहीं? पुरानी कहावत है, पहन ले जब तक बेटी नहीं हुई, खा ले जब तक बहू नहीं आई। इसलिए हमारा खाना पहनना तो छूट गया, पर तेरा अभी समय है बेटा। डांस पर चांस मार ले, मस्ती कर, पति के साथ घूमने जा, पिक्चरें देख, कैंडल लाइट डिनर कर, वगैरह वगैरह। कम से कम बाद में नाती पोते खिलाने पड़ेंगे और बच्चों को कहना पड़ेगा कि जाओ घूम आओ, हम तो बहुत घूमे अपने ज़माने में। तो दिल तो न दुखेगा। कहकर तीनों सहेलियां कम पड़ोसन खिलखिलाकर हंस पड़ीं और शोभा के घर से उनकी सभा बर्खास्त हो गई। रक्षा, जयंती व शोभा तीनों पड़ोसन व अभिन्न सहेलियां भी थीं। उम्र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर भी तीनों का आपसी तारतम्य बहुत अच्छा था। हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आती। होली पर गुजिया बनाने से लेकर दिवाली की खरीदारी तीनों साथ करती। तीनों एक दूसरे की राजदार भी थीं और लगभग 15 साल पहले जब उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, थोड़ा आगे पीछे तीनों के घर इस कॉलोनी में बने थे। तीनों ही अच्छी शिक्षित महिलाएं थीं और इस समय अपने 50s के दौर से गुजर रही थीं। जिनके पास जो था उससे असंतुष्ट और जो नहीं था उसके लिए मनभावन कल्पनाओं का पिटारा उनके दिमाग में अक्सर खुला रहता। लेकिन जो है उससे संतुष्ट रहने की तीनों ही नहीं सोचती और ना ही सोच पाती कि उन्हें जो कुदरत ने दिया है उसे किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए। जयंती की एक बेटी थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। रक्षा ने 1 साल पहले बेटे का विवाह किया था और शोभा का बेटा इंजीनियर व प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत एक नखरेबाज युवा था, जो विवाह के नाम पर नाक बहुत सिकोड़ता और ऐसे दिखाता जैसे विवाह करना व बच्चे पैदा करना सबसे निकृष्ट कार्य एवं प्राचीन विचारधारा है और उसके जीवन के सबसे आखिरी पायदान पर है। एक तरह से जब सब निपट जाएगा तो ये कार्य वो भी कर लेगा। जयंती को अपनी युवा बेटी से ढेरों शिकायतें थीं। घर के कामकाज को तो हाथ भी नहीं लगाती ये लड़की, कुछ बोलो तो काट खाने को दौड़ती है। कल को शादी ब्याह होगा तो क्या सास बनाकर खिलाएगी? जयंती पति के सामने बड़बड़ा रही होती। अपनी किताबों में नजरें गड़ाए बेटी माँ के ताने सुनकर बिफर जाती। फिक्र मत करो, मुझे खाना बनाकर कोई भी खिलाए, पर आपको तंग करने नहीं आऊँगी। बेटी तक आवाज़ पहुंच रही है। बेवक्त झगड़े की आशंका से जयंती हड़बड़ा कर चुप हो जाती, पर बेटी का पारा दिल ही दिल में आसमां छू जाता। वो जब टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट डालकर कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलती तो जयंती का दिल करता कि जीन्स के ऊपर भी उसके गले में दुपट्टा लपेट दे, पर मन मसोस कर रह जाती।
घर में जब बेटी शॉर्ट्स पहनकर पापा के सामने मज़े से सोफे पर अधलेटी हो टीवी के चैनल बदलने लगती तो जयंती का दिमाग बनना जाता। आग लगा दे इस लड़की के कपड़ों की अलमारी को। और जब उसके दोस्त लड़के घर आते तो वो एक एक का चेहरा बड़े ध्यान से पढ़ती। ना जाने इसमें से कल कौन उसका दामाद बनने का दावा ठोक बैठे। रोज़ रोज़ घर को सिर पर उठा माँ से झगड़ा करने वाली बेटी ने जब एक दिन प्यार से माँ के गले में बाहें डाली तो किसी अनहोनी की आशंका से जयंती का हृदय कांप गया। जरूर कोई कठिन मांग पूरी करने का वक्त आ गया है। मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स कल लंच पर आना चाह रहे हैं। मैंने बताया कि आप चाइनीज़ खाना कितना अच्छा बनाती हैं, बुला लूँ ना सबको? वो मासूमियत से बोली। बेटी की भोली भाली शक्ल देखकर जयंती का सारा लाड़ दुलार छलक आया। हाँ, बुला ले अपनी सहेलियों को, बना दूंगी मैं। कितनी हैं? मुझे मिलाकर 8 दोस्त हो जाएंगे मम्मी। वे सारा दिन यहीं बिताने वाले हैं। बेटी आने वालों के लिए गोलमाल जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हुए बोली। ठीक है। दूसरे दिन जयंती सुबह से बेटी की फरमाइशें पूरी करने में लग गई। घर भी ठीक कर दिया। बेटी ने बाकी घर पर ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ अपना कमरा ठीक किया। ठीक 11 बजे डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो जयंती गिरते गिरते बची। आने वालों में 4 लड़के थे और 3 लड़कियां। जिन लड़कों को वो थोड़ी देर भी नहीं पचा पाती थी, उन्हें उस दिन उसने पूरा दिन झेला, और वो भी बेटी के कमरे में। 8 बच्चों ने वहीं खाया पिया, वहीं हंगामा किया और खा पी कर बर्तन बाहर खिसका दिए। जयंती थककर पस्त हो गई। बेटी फ़ोन पर जब खिलखिलाकर चमकती आंखों से लंबी लंबी बातें करती तो जयंती का दिल करता उसके हाथ से फ़ोन छीन कर ज़मीन पर पटक दे। फ़ोन से तो उसे सख्त नफ़रत हो गई थी। मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक को तो वो सपने में ना जाने कितनी बार गोली मार चुकी थी। सारे झगड़े की जड़ है ये मोबाइल फ़ोन। बेटी कभी अपने दोस्त के साथ पिकनिक पर जाती तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। हाँ, इन मस्तियों के साथ एक बात जो उन सभी युवाओं में वो स्पष्ट रूप से देखती वो थी अपने भविष्य के प्रति सजगता। लड़के तो थे ही, पर लड़कियां उनसे भी अधिक थीं। अपना कैरियर बनाने के लिए उन्मुख उन लड़कियों के सामने उनकी मंजिल स्पष्ट थी और वे उसके लिए प्रयासरत थीं। घर गृहस्थी के काम, विवाद आदि इसके बारे में तो बात भी नहीं करती, न उन्हें कोई दिलचस्पी थी। जयंती जब इन युवा लड़कियों की तुलना अपने समय की लड़कियों से करती तो पशुपेश में पड़ जाती। उसका ज़माना भी तो कोई बहुत अधिक पुराना नहीं था, पर कितना बदल गया है सब। लड़कियों की ज़िंदगी का उद्देश्य ही बदल गया। कभी लगता कि उसका खुद का ज़माना ठीक था, कभी लगता कि इनका ज़माना अधिक सही है। लड़के लड़कियों की सहज दोस्ती के कारण इस उम्र में आए स्वाभाविक संवेग आवेग इसी उम्र में ख़त्म हो जाते हैं और बच्चे उनकी पीढ़ी की अपेक्षा अधिक प्रैक्टिकल हो जाते हैं। पर फिर दिमाग धारा दूसरी तरफ मुड़ जाती है और वो शोभा और रक्षा के सामने अपनी बेटी को लेकर अपना रोना रोती और उसके भविष्य को लेकर अपनी निराधार काल्पनिक आशंकाएं जताती रहती। उधर रक्षा की बहू भी तो कोई पुरानी फिल्मों की नायिका न थी। आखिर जयंती की बेटी जैसी ही एक लड़की रक्षा की बहू बनकर घर आ गई थी। अभी 1 ही साल हुआ था विवाह हुए, इसलिए गृहस्थी के कार्य में वो बिल्कुल अनजान थी। हाँ, बेटा बहू दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते। सुबह देर से उठते, बेटा भाग दौड़ कर तैयार होता, माँ का बनाया नाश्ता करता और ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता। थोड़ी देर बाद बहू भी चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए तैयार होकर बाहर आती और रक्षा उसे भी नाश्ते की प्लेट पकड़ा देती। चेहरे पर दूर दूर तक कोई अपराध बोध ना होता कि उसे थोड़ा जल्दी उठकर काम में सास का हाथ बटाना चाहिए। इतना तो उसके दिमाग में भी ना आता। रक्षा सोचती, चलो सुबह ना सही, अब लंच और डिनर में बहू कुछ मदद कर देगी। पर नाश्ते के बाद वो आराम से लैपटॉप सामने खींचती और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नेट पर अपने लिए नौकरी ढूंढने में व्यस्त हो जाती। वो अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर आई थी, इसलिए अब यहाँ पर नौकरी ढूंढ रही थी। पायल छनकाती बहू का ख्वाब देखने वाली रक्षा का वो सपना तो ढेर हो चुका था। बहू के वेस्टर्न कपड़े पचाने बहुत भारी पड़ते थे। शुरू में आस पड़ोस वालों का थोड़ा डर सताया, पर किसी ने कुछ न बोला, क्योंकि सभी अधेड़ इस दौर से गुजर रहे थे। वे इस नई पीढ़ी को अपनी पुरानी नज़रों से देख परख रहे थे। बेटा शाम को ऑफिस से आता तो रक्षा सोचती कि बहू उनके लिए ना सही तो अपने पति के लिए ही चाय बनाए, पर बेटा जो कमरे में घुसता तो गायब हो जाता। कभी दोनों तैयार होकर बाहर आते, मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, खाना खाकर आएंगे।
उसके उत्तर का इंतज़ार किए बिना वे निकल जाते और रक्षा इतनी देर से मेहनत करके बनाए खाने को घूरती रह जाती। पहले नहीं बता सकते थे? बेटे के विवाह के बाद उसका काम बहुत बढ़ गया था। आई तो एक बहू ही थी, पर उसके साथ एक नया रिश्ता आया था। रिश्तेदार आए थे जिनको सहेजने में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती थी। बेटे बहू के अनियमित व अचानक बने प्रोग्रामों की वजह से उसकी खुद की दिनचर्या अनियमित हो रही थी। अच्छी माँ व सास बनने के चक्कर में वो पिस रही थी। बच्चों की हमेशा बेसिर पैर की दिनचर्या देखकर उसने बच्चों को घर की एक चाबी ही पकड़ा दी कि वे जब भी कहीं जाएं तो चाबी साथ लेकर जाएं, क्योंकि उनकी वजह से वे दोनों कहीं नहीं जा पाते। रसोई में मदद के लिए काम वाली का इंतज़ाम किया, तब जाकर थोड़ी समस्या सुलझी। फिर बहू को भी नौकरी मिल गई। वो भी बेटे के साथ घर से निकल जाती और उससे थोड़ी देर पहले ही घर आती। वह सीधे अपने कमरे में घुसकर आराम करती। रक्षा सोचती कि मज़े हैं आजकल की लड़कियों के। शादी से पहले भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती हैं और बाद में भी। एक उसकी पीढ़ी थी, पहले माँ बाप का डर, बाद में सास ससुर और पति का डर, और अब बेटे बहू का डर। आखिर अपनी ज़िंदगी कब जी हमारी पीढ़ी ने? रक्षा की सोच भी जयंती की तरह नई पुरानी पीढ़ियों के बीच झूलती रहती। कभी अपनी पीढ़ी सही लगती, कभी आज की पीढ़ी। उनकी खुद की पीढ़ी ने तो विवाह से पहले माता पिता की भी मौका पड़ने पर ज़रूरत पूरी की। संस्कारी बहू रही तो ससुराल में सास ससुर के अलावा बाकी परिवार की भी सास संभाल की, और अब बहू व बेटों के लिए भी कर रहे हैं। कल इनके बच्चे भी पालने पड़ेंगे। शिक्षित रक्षा सोचती कि आखिर महिला सशक्तिकरण का युग इसी पीढ़ी के हिस्से आया है, पर उनकी पीढ़ी कब इस सशक्तिकरण का हिस्सा बनेगी, जिन पर पति के नाम के जीव ने भी पूरा शासन किया, रुपए भी गिन कर दिए, जबकि खुद अच्छा खासा कमा लाने लायक शिक्षा अर्जित की थी। कैसा महिला सशक्तिकरण? वो आश्चर्य से कहती और जयंती व शोभा के आगे बड़बड़ा कर अपनी भड़ास निकालती। उसकी ये विचारधारा उन दोनों शिक्षित महिलाओं को भी प्रभावित करती, पर बाहरी तौर पर, क्योंकि वे सीधे तौर पर तीसरी पीढ़ी से अभी प्रभावित नहीं हो रही थीं। पर शोभा उन दोनों के अनुभव सुन सुनकर बहू के बारे में तरह तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो उठी थी। पहले तो बेटा ही इतना नखरेबाज था, ऊपर से बहू न जाने कैसी हो। बहू की मनभावन काल्पनिक तस्वीर उसने अपने मस्तिष्क के कैनवास में पूरी तरह से मिटा दी थी। रक्षा ठीक कहती है कि आजकल की ऐसी बिगड़ैल बेटियां ही तो बहुएं बन रही हैं। आखिर ऊपर से थोड़े ही ना उतरेंगी। उसका सालों का मासूम सा सपना भी दिल ही दिल में दम तोड़ चुका था। जब वो सोचा करती कि काश उसकी भी बेटी होती। बेटी तो नहीं हुई, पर बड़े होते बेटे को देखकर वो नन्हा सा ख्वाब पालने लगी थी कि उसकी प्यारी सी बहू आएगी और उसका सालों का बेटी का सपना पूरा हो जाएगा। पर रक्षा की बातों से उसने ये उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब वो मनी मन हर आने वाले संकट के लिए तैयार हो गई थी। वो उम्र में उन दोनों से थोड़ी छोटी थी। पति की अच्छी आय के चलते उसका घर भी उन दोनों से बड़ा था। उसने सोच लिया था कि बहू के साथ ज़्यादा मुश्किल हुई तो बेटे बहू को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देगी। रक्षा सही कहती है कि हमारे लिए महिला सशक्तिकरण के माने कब आकार लेगा। बेटे ने 31वें साल में कदम रख दिया था। अब वो भी चाह रही थी कि बेटे का विवाह कर वो भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। शोभा के पति सुकेश भी सोचते थे कि उनके रिटायरमेंट से पहले बेटे का विवाह निपट जाए तो अच्छा है, पर जैसे ही बेटे से विवाह की बात छेड़ते बेटा बहाने बनाकर उठ खड़ा होता। जब भी किसी रिश्ते के बारे में बात करती बेटा हवा में उड़ा देता। जब भी किसी लड़की की तस्वीर दिखाती तो परे खिसका देता। ये देखते देखते एक दिन वो उखड़ ही गई। ऐसा कब तक चलेगा ऋषभ? कब तक शादी नहीं करेगा तू? अभी जल्दी क्या है मम्मी, आप तो बस शादी के पीछे ही पड़ जाते हो, वो उठते हुए बोला। मैं तुझे आज उठने नहीं दूंगी। 30 साल का हो गया, अभी शादी की उम्र नहीं हुई तो कब होगी? ओ मम्मी, ये आपकी ढूंढी लड़कियां, आखिर मुझे क्या पता ये कैसी हैं। एक दो मुलाकातों में किसी के बारे में कुछ पता थोड़ा ही चलता है ना। तो फिर कैसे देखेगा तू लड़की? मैं जब तक लड़की को 2-4 साल देख परख ना लूँ मैं हाँ नहीं बोल सकता। क्या मतलब? शोभा आश्चर्यचकित होकर बोली। मतलब साफ है, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगा। तो क्या तुमने कोई लड़की पसंद की हुई है? ऋषभ बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। शोभा उसके पीछे पीछे दौड़ी। बोल ऋषभ, तुमने कोई लड़की पसंद की हुई है? हाँ। तो फिर बताता क्यों नहीं? इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रहा है।
बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, पर बता इसलिए नहीं रहा था कि मेरी पसंद को आप लोग पसंद कर पाओगे या नहीं। तुम्हारी पसंद अच्छी होगी तो क्यों नहीं पसंद करेंगे, पर तुम विस्तार से बताओगे उसके बारे में कुछ हमें। क्या सुनना है आपको? लड़की सुंदर है, शिक्षित है, मेरी तरह इंजीनियर है, ठीक ठाक परिवार है, पर पर क्या? पर अगर आपके शब्दों में कहूँ तो छोटी जाति की है, उसी जाति की जिन जातियों के आरक्षण का मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और जिन जातियों पर देश की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। और पापा का ब्राह्मणवाद तो घर के नौकर चाकर तक पर हावी रहता है। वे तो चाहते हैं कि घर में नौकर भी हो तो ब्राह्मण हो। तो बताइए, ऐसी स्थिति में मैं क्या विवाह कर सकता हूँ? और मैं कहीं दूसरी जगह शादी कर नहीं सकता, इसलिए आप मेरी शादी की बात तो भूल ही जाओ। शोभा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी स्थिति देखकर ऋषभ परिहास सा करता हुआ बोला, इसीलिए कहता हूँ कि मुझे ही बेटा व बहू दोनों समझ लो और मस्त रहो, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। शोभा जड़वत खड़ी रह गई। रक्षा और जयंती के बच्चों ने तो उनका सुख चैन ही छीना था, पर उसके बेटे ने तो उन्हें जीते जी ही मार दिया। घर से भी साधारण और जाति से भी छोटी, जिस लड़की के आने से पहले ही दिल में फांस चुभ गई हो, दिलों में दीवार खड़ी होने की पूरी संभावना पैदा हो गई हो, उसके घर में आने पर क्या होगा सोचा जा सकता है। बेटा तो फिर से अपनी दिनचर्या में मस्त और व्यस्त हो गया, पर उससे ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा गया। उसे पता था कि बेटे के हाथ पीले करने हैं तो बात तो माननी ही पड़ेगी। वो पति से बात करने की कूटनीति तैयार करने लगी। बहुत मुश्किल था सुकेश के ब्राह्मणवाद से लड़ना। कई बार तो उसकी खुद की भी बहस हो जाती थी इस बात पर सुकेश से, पर उसे नहीं पता था कि ऋषभ उसे इस नैतिक दुविधा में डाल देगा। खैर, डरते घबराते जब उसने सुकेश को बताया तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। युद्ध का आगाज हो जाने के कारण वो बिना जतन के बेटे के पाले में फेंक दी गई और सुकेश अपने पाले में अकेले रह गए। नित तोप से गोले दागे जाते। दोनों पक्ष व्यंग बाणों से एक दूसरे को घायल करने में कोई कोताही न बरतते। कई तरह के तर्क वितर्क होते, पर महिला सशक्तिकरण का भूत कुछ कुछ शोभा के दिमाग को वशीभूत कर चुका था, इसलिए वो डटी रही। आखिर सुकेश को अपने तीर तरकश जमीन पर रखने ही पड़े। असहाय शत्रु की तरह वे शरण में आ गए, इस शर्त पर कि विवाह के बाद बेटे बहू ऊपर के पोर्शन में रहेंगे। इस बात को ऋषभ व शोभा दोनों मान गए और दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। ऋषभ ने अपने कपड़ों की अटैची उठाई और दान में मिले पलंग व बर्तनों के साथ एक गैस का चूल्हा खरीदा और ऊपर के पोर्शन में अपनी गृहस्थी बसा ली। शोभा तो बहू को लेकर पहले ही कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी, ऊपर से छोटी जाति की लड़की। हालांकि बहुत कुछ वो जातिवाद नहीं मानती थी, पर फिर भी इस स्तर की जाति तक जाना, रूढ़िवादिता से ग्रस्त उसका मन भी बहुत खुलकर बहू को अपना नहीं पा रहा था। इसलिए उसने भी पति सुकेश को मनाने की कोशिश नहीं की। बहू बेटे विवाह के अगले दिन 10 दिन के हनीमून ट्रिप पर निकल गए। उसने भी विवाह के बाद के कार्य, रिश्तेदारों में मिठाई कपड़े वगैरह का लेन देन निपटाया। अपने नज़दीकी रिश्तेदारों जिनका इस विवाह से मूड उखड़ा था, उखड़ा ही रहा। वे कर भी क्या सकते थे? बेटे की मर्जी थी कहकर उन्होंने हाथ झाड़ दिए थे। बच्चों के वापस आने का दिन पास आ रहा था। इस बीच सुकेश ऑफिस की तरफ से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई चले गए। उसके अगले दिन बेटे बहू हनीमून से वापस आ गए। सुबह शोभा की देर से नींद खुली। उठकर वो बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। मुंह धोकर तौलिया से पूछती हुई बाहर आ रही थी कि सुबह सुबह कोयल सी कूक कानों में मधुर संगीत खोल गई। माँ, चाय लाई हूँ आपके लिए। मुखड़े पर मीठी मुस्कान की चाशनी घोले माधवी ट्रे लिए खड़ी थी। सुबह सुबह की धूप से उज्ज्वल मुखड़े पर स्निग्ध चांदनी छिटकी हुई थी। पर तुम क्यों लाई चाय? मैं खुद ही बना लेती। शोभा को एकाएक समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो ऋषभ ने कहा कि पापा नहीं हैं तो आप पी लेंगी, नहीं पीना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापस ले जाती हूँ। मुखड़े की चांदनी जैसे मलिन हो गई। शोभा का हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं, रख दो, मैं पी लूँगी। खुश हो माधवी ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी। मुखड़ा फिर से लकदक करने लगा। शोभा का दिल किया खींचकर छाती से लगा ले, पर नहीं। उंगली पकड़कर उसकी गृहस्थी में उसका अनाधिकार प्रवेश सुकेश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वो 2 मिनट खड़ी रही, फिर चली गई। शोभा सुबह उठती और चाय की ट्रे लेकर माधवी खड़ी हो जाती। न जयंती की बेटी सुबह उठती है, न रक्षा की बहू। माधवी भी इंजीनियर है, पर यह कैसे? अगले दिन रविवार था। लंच के समय माधवी कढ़ी का कटोरा लिए हाजिर हो गई। माँ, मैंने कढ़ी बनाई है आज, खाकर देखिए कैसी बनी है। कढ़ी खाते हुए शोभा सोच रही थी कि इतनी स्वादिष्ट कढ़ी। इंजीनियरिंग करते करते ये लड़की कब गृहस्थी के काम सीख गई। रात को भी माधवी कमल ककड़ी के कोफ्ते रख गई। उसकी सुघड़ता देखकर शोभा के दिल में सुनी सुनाई आजकल की बिगड़ैल बेटी बहुओं की छवि खत्म हो रही थी। लड़की माधवी जैसी भी होती हैं, पर उसे ज़्यादा भाव नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि सुकेश का ब्राह्मणवाद उसके समूचे प्यार व सपनों पर हावी हो रहा था। दूसरे दिन काम वाली ने छुट्टी कर दी, यह कहकर कि उसे अपने भाई के घर जाना है, शाम तक आ जाएगी। ऊपर भी वही काम करती थी। सुबह माधवी चाय रख गई। अभी शोभा चाय पी ही रही थी कि उसे किचन में बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। वो किचन में गई तो देखा माधवी जल्दी जल्दी रात के बर्तन धो रही है। ये क्या कर रही हो माधवी? माँ, आज काम वाली दीदी ने छुट्टी की है ना, इसलिए बर्तन धो रही हूँ। ऊपर के तो मैंने उठते ही धो लिए थे, सफाई किए बिना तो एक दिन चल जाता है। शोभा आश्चर्य व ममता से माधवी को निहारने लगी। तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? नहीं, अभी तो टाइम है, बस तैयार हो जाऊंगी जल्दी से। बर्तन रखते हुए वो उसकी तरफ पलटती हुई बोली। जयंती और रक्षा को तो कितनी शिकायतें हैं अपनी बेटी और बहू से, पर माधवी कितनी अलग है। उसकी खुद की बेटी होती तो क्या ऐसी ही होती या उनके जैसी होती? दिल फिर किया बहू को सीने से लगा ले, मन भर कर दुलार कर ले, पर सुकेश की बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखें याद आ गईं। नहीं नहीं, शादी करा दी किसी तरह, बस दोनों खुश रह लें आपस में, अब नहीं उलझना उसे। हाथ पोंछकर माधवी चली गई। एक हफ्ता गुजर गया। आज रात की ट्रेन से सुकेश आने वाले थे। सुबह चाय पीकर शोभा गेट का ताला खोलने के लिए बाहर जा रही थी कि बरामदे की सीढ़ी से पैर लड़खड़ा गया। एक चीख मारकर वो वहीं बैठ गई। उसकी जोर की चीख सुनकर ऋषभ और माधवी भागते दौड़ते नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गए। वो अपना पैर पकड़कर कराह रही थी। क्या हुआ माँ? माधवी बोली। अचानक से पैर लड़खड़ा गया सीढ़ी पर। दाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। ऋषभ शोभा को उठाकर अंदर ले आया। माधवी उसके पैरों के पास बैठकर हल्के हाथों से मलहम लगाती हुई बोली। अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके पैर में कसकर क्रेप बैंडेज बांध दी। दोनों उसे अस्पताल ले गए। एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं आया, मोच आ गई थी। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। सब कुछ कराकर उसे घर छोड़कर ऋषभ ऑफिस चला गया, लेकिन माधवी थोड़ी देर बाद उसके पास जाकर बैठ गई। तू ऑफिस नहीं गई? वो आश्चर्य से बोली। नहीं माँ, ऐसी हालत में आपको छोड़कर ऑफिस कैसे चली जाऊंगी मैं? फिलहाल कुछ दिन की छुट्टी ले ली है, पापा भी आ जाएंगे आज, ऐसे में खाना भी कैसे बनाएंगी आप? कुछ ना बोला गया शोभा से। मन भर आया और आंखें भी। सुकेश के डर पर दिल के उद्गार भारी पड़ गए। मेरी बेटी होती तो ऐसी ही होती, उसने सोचा। नहीं नहीं, ऐसी ही क्यों होती, बल्कि यही है मेरी बेटी। उसने माधवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। माधवी ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखा, पर शोभा की आंखों में वात्सल्य का अनंत महासागर हिलोरें ले रहा था। वो हुलस कर शोभा की बाहों में समा गई। शोभा का सालों का सपना पूरा हो गया था। माधवी ने उसके घर व उसके दिल में तो प्रवेश पा लिया था, पर सुकेश के दिल में प्रवेश पाना टेढ़ी खीर था। रात की ट्रेन से सुकेश आए। शोभा के पैर में पट्टी बंधी देखकर परेशान हो गए, पर शोभा के चेहरे पर दर्द व परेशानी का नामो निशान न था। वह आराम से पलंग पर पीछे तकिया लगाकर पीठ टिकाए बैठी मुस्कुरा रही थी। न ये शिकायत कि एक हफ्ता तुम्हारे बिना मन नहीं लगा, वगैरह वगैरह। कुछ तो गड़बड़ है। सुकेश अपनी उधेड़-बुन में कपड़े बदल कर नहाने चले गए। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे। दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हारे? बिल्कुल नहीं, शोभा मुस्कुराते हुए बोली। कुछ खाना तो बना नहीं होगा, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देखा तो माधवी 2 प्लेटों में खाना लिए खड़ी थी। मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी, एक प्लेट शोभा को पकड़ा दी। बिना झिझके, सुकेश से बिना डरे शोभा ने प्लेट पकड़ ली। सुकेश आश्चर्य से माधवी को देख रहे थे।
माधवी ने झिझकते हुए दूसरी प्लेट साइड टेबल पर रखी और वापस चली गई। शोभा इत्मीनान से खाना खाने लगी। तुम कब से खाने लगी हो इसके हाथ का? सुरेश के स्वर में क्रोध भरा था। तरीके से बात करो सुकेश, वो तुम्हारे बेटे की पत्नी है और इस घर की बहू। अब जो जाति हमारी वही उसकी, शोभा तनिक रोष से बोली। सुकेश ठगे से शोभा को देखने लगे। हाँ हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? ब्याह शादियों में जाते हो, खाना बनाने वालों का, स्नैक्स सर्व करने वाले वेटरों की जाति भी पूछी है तुमने कभी? सड़क मार्गों से लंबी लंबी यात्राएं करते हो, ऑफिशियल दौरों के लिए रास्ते में रुकते हो, खाते पीते जाते हो, क्या वहाँ पर सबकी जाति पूछ कर खाते पीते हो? उन सब की जाति पूछ लो। अगर वे सब ऊंची जाति के हों तो मैं अपनी ऐसी सुघड़, सहज और प्यारी बहू के हाथों का खाना बंद कर दूंगी। वादा है तुमसे, पर तब तक तुम मुझे टोकना मत, कहकर शोभा खाना खाने लगी। सुकेश थोड़ी देर किंकरते विमूढ़ से खड़े रह गए। शोभा के तर्कों में दम था। शोभा अधिकतर उनकी बात हंसी खुशी मान जाती थी, पर जब वो किसी बात पर अड़ती थी तो उसे डिगाना मुश्किल होता था। वे खड़े सोचते रहे। बात तो सच है, इतनी जगह खाना खाते हैं तो क्या जाति पूछकर? माधवी तो उनकी बहू है। बेटे ने, शोभा ने उसे सहज अपना लिया। उनकी वंश वेल उसी से आगे बढ़ेगी और झूठे दंभ व झूठी जिद के कारण वे उसे अपना नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खाने की प्लेट उठाई और शोभा के बगल में बैठ गए। पल भर के लिए दोनों की नज़रें टकराईं। सुकेश ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। अंदर की मुस्कुराहट अंदर ही दबाए शोभा चुपचाप खाना खाती रही। दोनों ने खाना खत्म किया ही था कि माधवी फिर आ गई। माँ कुछ चाहिए तो नहीं? पर पापा को खाते देख वह अचंभित सी हो गई। बिना छिड़े चुपचाप वापस पलट गई। रुको माधवी, सुकेश अपनी जगह पर खड़े हो गए। बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने बेटा। इंजीनियरिंग करते करते कैसे सीख लिया इतना सब कुछ? हतप्रभ हो माधवी खड़ी हो गई। उससे ये सब संभल नहीं पा रहा था। खुश होकर बोली, आपको अच्छा लगा पापा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, इसलिए इनाम तो बनता है। सुकेश ने अलमारी से कुछ रुपए निकालकर माधवी के हाथ में रखे। माँ पापा की तरफ से अपने लिए कुछ ले लेना। जी पापा। वो भरी आंखों से पैरों में झुक गई। सुकेश ने झुकी हुई माधवी को उठाकर सीने से लगा लिया। माफ़ी चाहता हूँ तुमसे बेटा, कभी कभी बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। नहीं पापा, कुछ मत बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जाति को लेकर बिना कोई तर्क वितर्क किए माधवी ने सुकेश के ब्राह्मणवाद के किले को फतेह कर लिया था। दोनों पिता पुत्री सजल नेत्रों से गले से लिपटे हुए थे। तभी ऋषभ माधवी को ढूंढता हुआ नीचे उतर आया। कमरे में आया तो पिता पुत्री को गले लगे देखा। प्रश्नवाचक दृष्टि माँ पर डाली, पर वहाँ भी सजल मुस्कुराहट में सारे उत्तर थे। गर्दन हिलाता हुआ वो भी मुस्कुरा दिया और उल्टे पैरों वापस लौट गया, शायद ऊपर से अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी काश मेरी बेटी होती। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।